हेलो, नमस्कार। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कीन्स ने हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा प्रतिष्ठित जो सिद्धांत था उसकी आलोचनाएं की और उसके बाद एक नया रोजगार का सिद्धांत दिया, उसकी यहाँ चर्चा करेंगे हम। ये बात है 1930 की महामंदी की बात करें तो उस टाइम ये स्पष्ट हो चुका था कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को दिया गया सिद्धांत है वो अब मान्य नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि इकोनॉमी में सरकार की इंटरवेंशन की या सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। बाजार की ताकतें खुद अपने समायोजन के द्वारा अर्थव्यवस्था को संतुलन पर ला देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद कीन्स की एक बुक आई 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। उनमें उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने के लिए हमें सरकार की इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी और किस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हमने ये पूरा उन्होंने एक सिद्धांत दिया का एक रोजगार और आय का सिद्धांत लगभग सिमिलर ही है। तो हम इसको एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। रोजगार का कीन्स का सिद्धांत अल्पावधि के दृष्टिकोण पर आधारित है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कीन्स ने ये माना है कि दीर्घकाल में तो हम कोई जीवित ही नहीं रहेंगे, तो ये इनका जो पूरा संपूर्ण सिद्धांत है वो अल्पकाल पर आधारित है। अल्पावधि में उन्होंने माना कि उत्पादन के कारक जैसे कि पूंजीगत सामान, श्रम की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी, श्रम की दक्षता, रोजगार के स्तर को निर्धारित करते समय अपरिवर्तित रहते हैं। इसलिए कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर राष्ट्रीय आउटपुट पर निर्भर करता है। देखो, सबसे पहले अल्पकाल का मतलब क्या है? ऐसी अवधि जिसमें आप कोई बड़े चेंजेस नहीं कर पाते, जैसे उत्पादन के साधन है, पूंजीगत साधन है, इनमें बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है, ये अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है। दीर्घकाल का मतलब होता है कि आप इजीली परिवर्तन कर सकते हो, इतना समय आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, कि नई बिल्डिंग बना सकते हो, ये सारा एक मतलब एक उसको हम दीर्घकाल मान रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई पर्टिकुलर अवधि नहीं बोलते हैं इसमें। ठीक है। इसलिए कीन्स ने बोला कि रोजगार का स्तर जबकि अल्पकाल में सब अपरिवर्तित है या कांस्टेंट है, तो कीन्स ने रोजगार का जो स्तर है वो किस पर निर्भर माना है? राष्ट्रीय आय और आउटपुट पर। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था में संपूर्ण रोजगार का स्तर है वो राष्ट्रीय आय या उत्पादन पर निर्भर करेगा। कीन्स ने स्पष्ट किया कि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो रोजगार में स्तर में वृद्धि होगी। बिल्कुल, राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि होती है तो रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन कौन करेगा? जो उत्पादन के साधन है वही करेंगे, उनको उत्पादन के साधनों को रोजगार पर लगाया जाएगा तो रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी ही। और यदि राष्ट्रीय आय में कमी होगी तो रोजगार के स्तर में भी कमी होगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसलिए रोजगार के सिद्धांत को रोजगार निर्धारण के सिद्धांत और आय निर्धारण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। अब जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है कीन्स ने, वो है प्रभावी मांग का सिद्धांत या इफेक्टिव डिमांड का। इफेक्टिव डिमांड का सिद्धांत दिया। रोजगार के कीन्स सिद्धांत के शुरुआती बिंदु से संबंधित मुख्य बिंदु प्रभावी मांग का सिद्धांत है। कीन्स ने प्रतिपादित किया कि अल्पावधि में रोजगार का स्तर उत्पादों और सेवाओं की कुल प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। हाँ, यहाँ एक और बात क्लियर कर दूँ, यहाँ कहीं कहीं आपको कुल और ये लिखा होगा, कहीं में समग्र और सकल लिखा होगा। इसका क्या अंतर है? जब हम जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बात करते हैं तो हम जैसे कुल इकाइयों की बात कर रहे हैं। एक वस्तु है एक्स, उसकी सारी इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 इन सब से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को गिन रहे थे, तो टोटल हम यूज़ करते हैं। एक वर्ड आता है कुल, एक आता है समग्र। इसमें क्या डिफरेंस है? समग्र क्या है? कुल का कुल, टोटल ऑफ टोटल इज एग्रीगेट। समग्र को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट और कुल को बोलते हैं टोटल। तो टोटल ऑफ टोटल इज एग्रीगेट। पूरी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो सभी का जो टोटल मिलाकर हम एक जो निकालते हैं वो यहाँ समग्र है। तो यहाँ कहीं कहीं जो कुल भी है तो उसका मतलब हम समग्र ही लेंगे कहीं से, वैसे तो मैंने लिख दिया है इसमें, लेकिन फिर भी आप उसको माने, क्योंकि समग्र की बात कर रहे हैं। जितने भी सेक्टर है उनके टोटल करके हम जो एग्रीगेट टोटल निकाल रहे हैं, अलग अलग सेक्टर का जो क्या प्रोडक्शन है उनकी हमने अलग अलग टोटल करी, और फिर सारे सेक्टर्स की मिला के जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो हमारा क्या होगा? एग्रीगेट प्रोडक्शन या समग्र उत्पादन। वैसे ही हम सारे सेक्टर की मांग को हम जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा? समग्र मांग और समग्र पूर्ति। हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है।
कुल प्रभावी मांग में वृद्धि से रोजगार का स्तर बढ़ेगा और इसके विपरीत इन्होंने बोला इफेक्टिव मांग में वृद्धि होने से ही रोजगार का स्तर बढ़ेगा। देश की कुल मांग की मदद से किसी देश का कुल रोजगार निर्धारित किया जा सकता है। कुल प्रभावी मांग में गिरावट से बेरोजगारी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी ये अब देखते हैं। रोजगार के किन्स सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मांग माल और सेवाओं की खपत या कंजम्पशन या उपभोग और निवेश पर खर्च किए धन को दर्शाता है। प्रभावी मांग किसको बता रहा है? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड बता रही है, डिमांड जब कर रहे हैं C+I को, माल और सेवाओं पर खपत इसको, कुल व्यय राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय के बराबर होता है और राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर है। इसलिए प्रभावी मांग कुल व्यय के साथ साथ राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन के भी बराबर है। देखो ये एक इक्वेशन है, इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पादन इक्वल टू C+I। यहाँ हम थोड़ा ही देखते हैं। देखो अब ये तो सिंपल भाषा में हम बोलेंगे या बोल रहे हैं कि इफेक्टिव डिमांड क्या है? C+I के इक्वल है। कीन्स ने इसको किस तरह से और परिभाषित किया है? कीन्स ने बोला है कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है? समस्त मांग फलन के जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन काटता है उस बिंदु पर समस्त मांग का मूल्य प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगा। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन क्या है। तो जिस बिंदु पर ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, जिस बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, रोजगार का वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रभावी मांग का बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं वो क्या है? प्रभावी मांग का बिंदु। ठीक है, या जिस बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग उत्पादन आय रोजगार का वह बिंदु है जहां समस्त मांग फलन समस्त पूर्ति फलन में साम्य होता है। इस बिंदु पर समस्त मांग फलन समस्त पूर्ति फलन के बराबर होता है। कीन्स के अनुसार रोजगार और आय के स्तर को निर्धारित करने वाली प्रभावपूर्ण मांग दो तत्वों पर निर्भर करती है, समस्त मांग फलन या समस्त पूर्ति फलन। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में कुल लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रेफर करो समग्र या समस्त का यूज़ करो। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, कीन्स ने सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड की बात करी। इफेक्टिव डिमांड क्या है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के इक्वल है। यहाँ या इफेक्टिव डिमांड को किसने किस तरह से परिभाषित किया है कि ये उपभोग और निवेश के बराबर है या राष्ट्रीय आय के बराबर है। अब ये कैसे है पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ उपभोग दर में भी वृद्धि होती है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग दर में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। कम खपत दर प्रभावी मांग में गिरावट का कारण बनती है। देखो ये हम पढ़ेंगे जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है या हमारी किसी व्यक्ति की भी आय बढ़ती है, तो आय बढ़ने के साथ साथ ही उतना ही कंजम्पशन या उपभोग में भी वृद्धि नहीं होती। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है धीरे धीरे हम बचत करने लगते हैं, थोड़ा निवेश के लिए पैसा रखने लगते हैं, तो जितनी आय बढ़ रही है उतना उपभोग में वृद्धि ना होकर थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसलिए निवेश के अवसरों की संख्या बढ़ाकर आय और खपत दर के बीच अंतर को कम किया जाना चाहिए, नतीजन प्रभावी मांग भी बढ़ जाएगा। तो इससे होता क्या है, जिससे इनकम बढ़ रही है, जिस अनुपात में इनकम बढ़ रही है उस अनुपात में यदि कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार जो है या लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो भी उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ज़रूरी क्या है, इस बीच की जो खाई को भरने के लिए क्या है, जो सेविंग्स की गई उसको क्या किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। इनकम का एक भाग कंज्यूम हो रहा है, टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम, या एक भाग तो कहाँ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, दूसरा भाग सेव हो रहा है। तो जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगी तब तक क्या है, यहाँ ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं मिलेगा या संतुलन हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब इसलिए ज़रूरी क्या है कि निवेश और कंजम्पशन बढ़े, और यदि कभी प्रभावी मांग में कमी की वजह से हमें बेरोजगार की स्थिति मिल रही है तो हम निवेश या उपभोग दोनों में से किसी को बढ़ाकर हम बेरोजगारी के स्तर को कम कर सकते हैं। प्रभावी मांग का निर्धारण,
कीन्स ने प्रभावी मांग को निर्धारित करने के लिए दो प्रमुख शब्दों मांग की कीमत अर्थात कुल आपूर्ति की कीमत का उपयोग किया है। अभी हमने बात करी सकल मांग मूल्य या समग्र मांग मूल्य इसको बोल सकते हो, या सकल आपूर्ति मूल्य आप बात कर सकते हो इसकी। ठीक है। अब देखो, एक अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर नियोजित श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करता है, ऐसा माना है किनसे। रोजगार का जो स्तर है, क्योंकि अल्पकाल की बात करिए वहाँ पर जब सभी स्थिर है, कांस्टेंट है, तो राष्ट्रीय आय का उत्पादन सिर्फ रोजगार के स्तर को बढ़ाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ताकि अधिकतम लाभ खींचा जा सके। इसलिए एक अर्थव्यवस्था का रोजगार स्तर कर्मचारियों को काम पर रखने, उन्हें रखने संबंधित संगठनों पर निर्णयों पर ही निर्भर करेगा। कुल आपूर्ति मूल्य, कुल मांग मूल्य की सहायता से रोजगार का स्तर निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर कुल की जगह आप समग्र आपूर्ति मूल्य और समग्र मांग मूल्य लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सकल आपूर्ति मूल्य, सकल भी बोलते हैं, समग्र भी बोलते हैं। ठीक है, सकल की जगह इसमें आप समग्र आपूर्ति मूल्य लिख देना। सकल का मतलब यहाँ पर एग्रीगेट से है ना, ग्रोस से नहीं है। समग्र, ठीक है, समग्र आपूर्ति मूल्य। समग्र आपूर्ति मूल्य से तात्पर्य उस कुल राशि से है जो किसी अर्थव्यवस्था में सभी संगठनों को विशिष्ट संख्या में श्रमिकों को नियोजित करके उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होने चाहिए। सरल शब्दों में कुल आपूर्ति मूल्य रोजगार के एक विशेष स्तर पर उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन की लागत है। अब देखो, पहले इसको समझने से पहले हम देखते हैं, एक कोई फर्म है, वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ हम जैसे दो कर्व देख रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट लिया है या हमने रिसिप्ट्स लिए हैं। ठीक है, प्राप्तियाँ, यहाँ पर रोजगार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब यदि कोई फर्म उत्पादन कर रही है तो उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उनको साधनों की आवश्यकता होगी। उन सभी साधनों को जिनको रोजगार पर लगाया गया है, श्रमिकों को, उनके बदले में पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा। पूंजी यदि कहीं से लाएँ तो ब्याज देना पड़ेगा, श्रमिक लाए तो मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे साधनों पर भी उनको पारिश्रमिक देना पड़ेगा। कुछ भी जैसे बिजली का यूज़ करें, बिल भरना है, जो भी है, सारा जो खर्चा है वो सारी मिला के उनकी लागत होगी। अब क्या है, यदि किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और तो कम से कम वो जो फर्म है या उद्यमी है वो उम्मीद करेगा कि कम से कम इतना तो मुझे मिलना चाहिए, या इतनी तो मेरी लागत है, इसके बराबर यदि इतना तो मिनिमम मुझे प्राप्त होगा तभी मैं इतने लोगों को रोजगार दे पाऊँगा और इतनी वस्तुओं का उत्पादन कर पाऊँगा। ठीक है, तो जो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये एक तरह से जो उद्यमी है उसकी कुल लागत को बता रहा है, मिनिमम। इसमें हम वैसे तो इसकी परिभाषा में ये बोल रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या बता रहा है, एक विशिष्ट या संगठन में श्रमिकों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको बेचने पर कम से कम कितनी लागत आ रही है, या उनको बेचने पर कम से कम कितना मूल्य उद्यमी को मिलना चाहिए, वो बता रहा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, अब क्या है, ये तो है मिनिमम लागत को बता रहा है, न्यूनतम लागत को। उसी तरह इतने श्रमिकों को, सपोज N1 ये श्रमिक है, इनके द्वारा कुछ वस्तुओं का उत्पादन किया गया, तो इनसे जो उद्यमी है वो उम्मीद कर रहा है कि मुझे, सपोज ये E है, EN, इतना प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे डायग्राम है, आगे हम देख लेंगे, ये रहा, इतना तो प्राप्त होना ही चाहिए, इतना प्राप्त, जो ए है वो तो प्राप्त होना चाहिए। और AD कर्व क्या बता रहा है, प्रत्याशित आय को बता रहा है कि इतनी उम्मीद है उनको प्राप्त होने की, या रोजगार, यहाँ पर रिसिप्ट हमने लिए। ये बता रहा है लागत को, ये बता रहा है एक तरह से उनको होने वाली आय को, या उनको बेचने से, वस्तुओं को बेचने पर उद्यमी को जितनी आय की आशा है वह क्या है, वह किसके द्वारा शो हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कर्व के द्वारा। ठीक है, तो अब जब तक एक तरह से ये लागत है और ये आय है, उससे जब तक आय लागत से ज़्यादा होगी
उद्यमी क्या करेगा, रोजगार के स्तर को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, जब तक देखो यहाँ पर ये जो गैप है, यहाँ पर ये मतलब आय, प्रत्याशित आय ज़्यादा है और लागत है वो कम है, तो इस पॉइंट तक क्या करेगा, रोजगार के स्तर को बढ़ाना चाहेगा, मतलब और श्रमिकों को रोजगार देके उत्पादन बढ़ाना चाहेगा, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर एक कर्व तो ऐसे बना, एक कर्व ऐसे बना, इसका क्या मतलब है, पहले उसको भी देखते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो पहले तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब इसको कैसे पता चलेगा, इसके ढाल देखो, पहले थोड़ा ज़्यादा ढाल है, मतलब तेज़ गति से बढ़ रहा है, फिर धीरे 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 इसका ढाल कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों, पहले हम एक कर्व की बनावट को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना इसको। आर और एम्प्लॉयमेंट, और ये हमने लिया ए डी कर्व। ये ऐसा क्यों है, अब देखो सपोज अभी हमने इफेक्टिव डिमांड की बात करी, एग्रीगेट डिमांड कर्व एक्चुअल में क्या बता रहा है, मतलब जो पूरे राष्ट्र के कंजम्पशन को या राष्ट्र के एक्सपेंडिचर को भी बता रहा है। मतलब एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, या तो उपभोग पे या निवेश पे। ठीक है, जितनी वस्तुओं का उपयोग मतलब उत्पादन हो रहा है वो हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व के माध्यम से हम देख रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में उन वस्तुओं को खरीदने के लिए कितना व्यय किया जा रहा है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व बता रहा है। तो इसको हम C+I से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो वैसे वैसे क्या होता है, जो कंजम्पशन लेवल है पहले तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, अब एक लेवल प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर उतना उपभोग नहीं बढ़ता जितनी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। ये सेम ऐसा ही है जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम बढ़ती है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम हमारी जो नेसेसरी गुड्स है, हमारी लग्जरी डिमांड्स है, उनको पूरा करना चाहते हैं और हमारा कंजम्पशन लेवल बढ़ता है। तो लेकिन एक लेवल अचीव करने के बाद उसके बाद यदि हमारी आय बढ़ती है तो उतना हम कंजम्पशन नहीं बढ़ाते। तो वही यहाँ पर है। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में तो क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व ज़्यादा स्टीप है, जो बता रहा है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर उपभोग पहले तीव्र गति से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि निवेश को यहाँ पर किन्स ने अल्पकाल में थोड़ा स्थिर माना है, इसलिए यहाँ पर हम कंजप्शन उसकी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी आगे पूरा डिस्क्रिप्शन में हम और देख लेंगे। दूसरा है, ठीक है, और ये ऊपर बढ़ता हुआ क्यों है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, सॉरी रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, वैसे वैसे क्या होगा, रिसिप्ट बढ़ रही है, रिसिप्ट बढ़ रही है, और इस कारण लोग को जो कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ेगा, इसलिए एग्रीगेट डिमांड करके है पॉजिटिव स्लोपिंग है। दूसरी ओर बात करें हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, इस तरह से बना हुआ है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, पहले फ्लैट है और फिर धीरे 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 स्टीप होता जा रहा है। अब इसमें क्या है, या हम रोजगार रिसिप्ट Y-X, यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे श्रमिकों की एक अतिरिक्त इकाई लगाई जाती है या उत्पादन बढ़ाने के लिए, वैसे वैसे क्या होता है, एक अतिरिक्त सीमांत इकाई को लगाने से जो सीमांत लागत है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो ये कर्व बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे, ये जो कर्व है बहुत सारी बुक्स में इस तरह से भी दिए हुए हैं, इस तरह से भी, या फिर देखो 2 मिनट, वो हम इनकम वाले में देखेंगे। इनको आप सोचो, एक प्रश्न ये आएगा कि इनको सीधा क्यों नहीं बनाया हमने, ये सीधे क्यों नहीं बन सकते, ये ऐसे घुमावदार क्यों है, इस तरह से क्यों है ना। तो इसका एक ही रीज़न ये है कि जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये एक सीधी सरल रेखा के रूप में हो, तो उसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से जो लागत आ रही है, मतलब सीमांत लागत समान दर से बढ़ रही है। ठीक है, तब तो हम इसको फ्लैट बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमारी जो लागत है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हासमान प्रतिफल का नियम जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, तो यदि धीरे धीरे एक अतिरिक्त श्रमिक से हासमान प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं या घटते हुए प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें एक इस तरह से एक कर्वी फॉर्म में एग्रीगेट सप्लाई कर्व मिलेगा। ये बता रहा है कि अतिरिक्त श्रमिकों के लगाने से जो उत्पादन है या उनकी सीमांत उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और क्योंकि वेजेस तो उतने ही देने पड़ रहे हैं तो लागत बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लियर।
और दूसरा क्या है, अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी पॉजिटिव स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि भाई जैसे जैसे रोजगार या श्रमिकों को लगाओगे या साधनों को उत्पादन प्रोसेस में लगाया जाएगा, उनको उतना ही पेमेंट या पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव स्लोपिंग होगा। लेकिन सरल रेखा के रूप में होगा या घुमावदार होगा, ये डिपेंड करेगा कि उनसे होने वाली जो लागत है या उनसे प्राप्त होने वाला उत्पादन है वो कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, घट रहा है या उस पर। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व को दिया है। इसका सामान्य सा मतलब ये है कि जैसे जैसे श्रमिकों को लगाया जाएगा, उत्पादन लागत यहाँ बढ़ रही है। ठीक है, और ये जो एक बिंदु है पूर्ण रोजगार के बिंदु, उस पर आकर ये एक तरह से पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप रोजगार श्रमिकों को बढ़ा नहीं सकते हो, श्रमिकों को लगा नहीं सकते हो, इसलिए ये एक कांस्टेंट होकर एक वर्टिकल लाइन के रूप में हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो पहले क्या है, पहले स्लो मोशन, पहले तेज़, पहले भी ये भी इसमें भी जो वृद्धि हो रही है वो तीव्र है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो हमने देखा क्यों हो रही है, क्योंकि जो उपभोग की प्रवृत्ति है धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब देखो एम्प्लॉयमेंट स्तर का निर्धारण, यह हमने बात की, ये एक डायग्राम है। अब जहाँ पर जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटेंगे, वो क्या होगा, हमारे रोजगार के स्तर का निर्धारण होगा या रोजगार का संतुलन का बिंदु होगा। ये क्यों, ऐसा क्यों है? अब देखो, इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक इधर पॉइंट लेते हैं, एक इधर पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो ये पॉइंट है N1, ये जो दिया हुआ है N1, यहाँ पर क्या है, जो N1 श्रमिकों को लगाने से जो इनके द्वारा उत्पादन हो रहा है, उनको बेचने से जो इनकी लागत आ रही है वो है इतनी, इसको हम इस नाम दे देते हैं। लेकिन इससे प्राप्त होने वाली जो आय है, प्रत्याशित आय की जो उम्मीद है इनको, वो क्या है, टी। तो अब जो एस टी, ये क्या है, इनको लाभ को बता रहा है। ये लाभ उद्यमी को क्या प्रोत्साहित करेगा कि वो और लेबर को लगाए और रोजगार में और वृद्धि करे, जिससे इनका उत्पादन बढ़ सके और ये और अधिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा कब तक करेंगे, जब तक कि ये जो एडी कर्व है एएस कर्व से ऊपर है, क्योंकि ये जो एरिया है ये लाभ को ही बता रहा है। ठीक है, ये देखो, इसी को देख लेते हैं। इसमें ये पूरा एरिया है, ये लाभ को बता रहा है। तो जब तक इस पॉइंट तक, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाते, तब तक क्या होगा, रोजगार की मात्रा बढ़ती जाएगी और इनका लाभ प्रतिशत जो था, लाभ है लेकिन क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक पॉइंट पे अगर ये शून्य हो गया, ठीक है, जितनी इनको जितना उद्यमिक या इस संगठन की लागत है, उतना ही इनको उनसे प्राप्त होने की उम्मीद है। तो ये इसलिए संतुलन का बिंदु। अब ये क्यों, आगे क्यों नहीं, आगे का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज ये इन्होंने तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले लिया, इसमें ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। सपोज इस पॉइंट पे क्या है, ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो बता रहा है प्रत्याशित आय को या उन ONF लेबर को लगाने से होने उन जो उत्पादन हो रहा है उसको बेचने से जो आय प्राप्त होगी, वो क्या है, 2 मिनट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लिया है हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। अब यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पे जो लागत है वो तो, ये सपोज M पॉइंट ले लेते हैं, NF M है, और जो इनको प्राप्त होने वाली जो आय की राशि है वो N है, NF N है। तो यहाँ पर क्या है, इनको लॉस हो रहा है। तो इस कारण धीरे धीरे ये क्या करेंगे, रोजगार को या श्रमिकों को निकालना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे श्रमिकों को निकाला जाएगा या रोजगार के स्तर को कम किया जाएगा और वापस कहाँ जाएंगे, ई पॉइंट पे। तो क्योंकि यहाँ पर जब उत्पादन को बेचने से प्राप्त होने वाली जो आय की राशि है वो कम है बजाय उसकी लागत के, तो धीरे धीरे वापस वो कहाँ पर आ जाएंगे, ई पॉइंट पे। तो इस तरह से दोनों ही तरफ हम बात करें तो
इधर से यहाँ जाने का जो ट्रेंड है और यहाँ पर इधर से इधर, तो ये पॉइंट जो है हमारा संतुलन का बिंदु होगा, ई पॉइंट। क्योंकि यहाँ से यदि वो दोनों तरफ डाइवर्ट करते हैं तो वो एक क्या बोलते हैं कि यहाँ पर वो रहना चाहेगा। संतुलन का बिंदु ये है, सॉरी वापस देखते हैं एक बार इसको। देखो हमने इसमें ये देखा एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दोनों एक दूसरे को ये बिंदु पर काट रहे हैं, वहाँ है रोजगार के संतुलन का बिंदु। वो क्यों है उस पर हमने 2 एग्जाम्पल लेने हैं, एक इधर समझाएंगे एक इधर समझा देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लागत ज़्यादा है और आय कम है, और यहाँ पर लाभ ज़्यादा है, इसलिए वो जो उद्यमी है वो श्रमिकों को बढ़ाएगा, उनको और रोज़गार देगा, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा, और हम क्या पहुँचाएंगे ई पॉइंट पे। ठीक है, इस तरह से केंद्र ने ये पूरा अपना रोजगार का सिद्धांत दिया। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरा लगभग हो गया आपका। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि केंद्र ने एक और बात बताई है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो एक संतुलन का बिंदु है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है एग्रीगेट सप्लाई करो, एग्रीगेट डिमांड करो। केंद्र का मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी, NF ये है और ये N1 है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी इकोनॉमी क्या होती है, संतुलन की स्थिति में हो सकती है। ये जो विचार था ये प्रतिशत सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत था। यही एक मेन आलोचना जो की थी केंद्र ने, यही की थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार पर ही अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगी, उससे पहले भी हो सकती है। यदि उसको प्राप्त करना है, पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्पकाल में हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर हम उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है एक अनैच्छिक बेरोजगारी है, जिसके लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बोला था कि जो संभव ही नहीं है, लेकिन केंद्र ने बोला मंदी के दौरान इसी को स्पष्ट किया कि ये पॉसिबल है कि अपूर्ण रोजगार की स्थिति में या पूर्ण रोजगार से पहले भी अर्थव्यवस्था में क्या है, संतुलन की स्थिति हो सकती है। और यदि हमें पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा, कंजम्पशन को बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ इस तरह से उपयोग में लानी होगी जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके। ठीक है, इसलिए मंदी और रिसेशन का उपाय क्या बताया कि इसने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। एग्रीगेट डिमांड किसके माध्यम से, सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार सामने आए और ऐसी अपनी नीतियों के माध्यम से, राजकोषीय नीति के माध्यम से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, राजकोषीय व्यय बढ़ाए और टैक्सेस को कम करें, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाए, ब्याज दर को कम करें, जिसके माध्यम से क्या हो, कंजम्पशन और निवेश बढ़ सके और हम बेरोजगारी और मंदी की